नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज तमाम देशवासी बेहद खुश हैं। खुश इसलिए क्योंकि देश को नई संसद मिली है और इस नई संसद का उद्घाटन समारोह अभी कुछ देर पहले उसके दूसरा चरण भी संपन्न हुआ है। तो हम अपनी एक खास पेशकश लेकर आए हैं जिसमें हम बातचीत भी करेंगे और उससे जुड़ी तस्वीरें भी दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव मौजूद रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव राव शुक्लानंद। और देखिए, दिन भर से हम यह सिलसिला लगातार जारी है कि इस प्रकार से लोकतंत्र के नए मंदिर का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया है। तो आज का दिन ऐतिहासिक है। देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला, तो इसके साथ ही संसद में सेंगोल, जो कि न्याय और नीति का प्रतीक है, स्थापित हुआ ताकि जनप्रतिनिधि न्याय के पथ पर चलते हुए नीतियों का पालन करें। वहीं पीएम मोदी ने नई संसद में डाक टिकट जारी करते हुए 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। बिल्कुल, देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस प्रकार से डाक टिकट जारी किया गया, 75 रुपए का जो सिक्का था उसको भी जारी कर दिया गया है और दीप प्रज्वलित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिख जाएंगे। किस प्रकार सेंगोल को लेकर खूब चर्चाएं गर्म थी। तमाम विपक्षी दल तमाम सवाल उठा रहे थे, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ पहले पूजा अर्चना की गई। पूरी पवित्रता का खास ख्याल रखते हुए जो लोकसभा स्पीकर, उनकी जो कुर्सी है, आसन है, उनके बगल में बिल्कुल साथ में सेंगोल को स्थापित कर दिया गया है। पीएम मोदी ने नई संसद के उद्घाटन के बाद नई संसद में संबोधन भी दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तो और तमाम जानकारी के लिए, तमाम चैट के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, प्रोफेसर मक्खनलाल जी। मक्खनलाल जी, सबसे पहला सवाल यही है, जाहिर तौर पर अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इतिहास हमें क्या सिखाता है कि बीते 100 वर्षों में हमने क्या सीखा और नए जो लोकतंत्र के मंदिर की अब स्थापना हुई है, तो अब इसको कैसे देखा जाए? देखिए, पिछले 100 वर्षों में हमने क्या सीखा, ये तो बहुत छोटा समय है।
वास्तविकता ये है कि हमारा इतिहास कई हजार साल पहले जाता है और आज के दिन जो चीजें हुई हैं एक के बाद अगर एक हम लोग लेंगे तो बहुत आसानी होगी समझने के लिए। एक जैसे आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, जो सबसे ज्यादा विजुअल दिखाया जा रहा है, वो सेंगोल को लेके है। जी। सेंगोल एक तमिल शब्द है और इसका इक्विवेलेंट संस्कृत में है राजदंड। और ये कोई 100 साल, 50 साल, 75 साल पुरानी परंपरा नहीं है। वैदिक लिटरेचर को अगर आप देखिए, ऋग्वेद में ही सभा का जिक्र आ जाता है, समिति का जिक्र आ जाता है, जो उसको आप पार्लियामेंट असेंबली कह रहे हैं, आज राज्यसभा और लोकसभा कह रहे हैं। उसी तरह से राजन का जिक्र आ जाता है, राजा है। लेकिन राजा के ऊपर भी तमाम तरह के बंधन थे, ऐसा नहीं था कि राजा स्वतंत्र हो। और उन बंधनों को जब आगे आप ब्राह्मणों में आते हैं और भी लिटरेचर में आते हैं, शतपथ ब्राह्मण में आते हैं और उपनिषदों काल में आते हैं, तो आप ये देखते हैं कि राजा चुना भी जा रहा है, हेरिडेटरी भी है, लेकिन वो सर्वशक्ति संपन्न नहीं है। राजा के सामने दो चीजें हमेशा रहती थी। एक तो जो राजर्षि है, जी, राजर्षि की तुलना हमेशा ये की गई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। राजा को देखिए, यही बात है, आज जैसे राजा को शासन करने के लिए अधिकार था लेकिन राजा कानून नहीं बना सकता था। जी। आज प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, कानून वो नहीं बनाएंगे, कानून पार्लियामेंट बनाएगी। इसी तरह से अधिकार सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का नहीं है, कहीं कंफ्यूजन है तो कानून आप डिफाइन कर दीजिए। तो ये सेपरेशन हमेशा रहा है। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जैसा आपने बताया कि एक लंबी परंपरा है ऋग्वैदिक काल से लेकर, और हमारे प्राचीन भारत में जो अलग अलग साम्राज्य हुए हैं, चाहे वो चोल वंश हो, चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे वो गुप्त वंश हो, या फिर हमारा विजयनगर साम्राज्य हो, वहां पर इस राजदंड की परंपरा पढ़ी सुनी जाती है, कही जाती है। अब ये जो नए सिरे से एक नई संसद, जिसको कि नए भारत की नई तस्वीर कहा जा रहा है, वहां पर इसको स्थापित करके हम संदेश क्या दे रहे हैं? देखिए, जो ये है, ये राजदंड है जी। ये राजदंड एक कोई छड़ी नहीं है, वॉकिंग स्टिक नहीं है। उसी तरह से जैसे एक पत्थर की मूर्ति तब मूर्ति नहीं रह जाती जब आप उसे प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं तो वो भगवान का स्वरूप हो जाती है। उसी तरह से सेंगोल में जब मंत्र पढ़ा गया तो ईश्वर का वो स्वरूप हो जाती है और वो राजदंड हो जाता है, वो कोई वॉकिंग स्टिक या छड़ी नहीं रह जाती। राजदंड का जो सिंबोलिज्म है वो आपके सामने रखा जाता है, यह बराबर याद दिलाने के लिए कि आप न्यायप्रिय बने रहिए, आप वेलफेयर ऑफ स्टेट बने रहिए, आपकी निगाह में प्रजा सर्वोपरि है और प्रजा ही ईश्वर के स्वरूप में ही है। वास्तविकता यह है कि पाणिनि का 800 BC का काल है, यानी आज से 3000 साल पहले राजदंड के बारे में बात किया। लेकिन जब आप कौटिल्य के बारे में आए 2500 साल पहले, 300 BC 400 BC में आइए और उसके बाद स्मृतियों में आइए, तो यह कहा गया है कि ये जो राजदंड है राजा को शक्ति देता है, लेकिन राजा जैसे ही झुककर राजदंड को प्रणाम करता है, जैसे मोदी ने आज वो परंपरा निभाई, तो ये शो करता है कि राजदंड राजा से भी ऊपर है। और कभी, जैसा कौटिल्य ने कहा, कि अगर राजा अपने कर्तव्यों से, मूल्यों से हटता है तो यही राजदंड उस राजा के विनाश का कारण बनेगा। मतलब एक किस्म का अंकुश है, वो प्रजा पर भी है कि आप भी विधि के विधान से बंधे हुए हैं, हाँ। और वो राजा पर भी है कि आप भी विधान से बंधे हुए हैं, आप भी इससे मुक्त नहीं है। एक प्रकार का अंकुश इसको हम कह सकते हैं, जो सतत हमें याद दिलाता रहता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल, सतत याद दिलाता रहता है कि सामने अंकुश है। उसी तरह से जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, भाई कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर तो देख रहा है ना आपको जी। उसी तरह से पार्लियामेंट में ये जहां रखा गया, इस सिंबोलिज्म को जरा समझिए कि राजदंड हमेशा चीफ रूलर राजा के पास रहता है जी। यहां राजा के पास, प्रधानमंत्री के पास नहीं रखा गया, यहाँ स्पीकर के पास, स्पीकर के पास भी, अभी उस पर भी आते हैं। प्रधानमंत्री बैठते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस संसद के सदस्य होने के नाते बैठते हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते वो कॉर्नर की जो प्रधानमंत्री की सीट है वहां बैठते हैं, यानी पहला अधिकार उनका
संसद होने के नाते है। दूसरा आता है प्रधानमंत्री का, उनके सामने वो दंड दिखाई देगा, बगल में नहीं है कि ये हमारा है। अब जरा उसकी लोकेशन देखिए, लोकसभा स्पीकर के दाहिने तरफ बगल में है, लेकिन उसका आसन, दंड का आसन लोकसभा स्पीकर से ऊंचा है। प्रोफेसर साहब ये देखने की कोशिश कीजिए, वो ऊंचा है, यानी इस संसद में, इस भवन में सबसे बड़ा स्थान अगर किसी का है तो प्रधानमंत्री का नहीं है, स्पीकर का नहीं है, मंत्री का नहीं है, अपोजिशन लीडर का नहीं है। वो जो शक्ति का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है, सबसे बड़ा स्थान उसका है। प्रोफेसर साहब, ये समझाने की कोशिश कीजिए, राजदंड में राज भी है, दंड भी है और ऊपर नंदी भी विराजमान है, तो थोड़ा पैराडॉक्स भी नजर आता है। जी नहीं, इसमें देखिए नंदी का जो हमारी परंपरा में है, नंदी न्याय और सत्य का प्रतीक माना गया है और किसी भी जगह पे नंदी सर्वोपरि है, न्याय। और इसीलिए जब साउथ इंडियन टेम्पल में जाइए, शिव के मंदिर में जाइए, नंदी सबसे पहले पूजा करते हैं। तो न्याय और शक्ति की आप पूजा करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो आप इस सिंबोलिज्म को दो तरह से देख लीजिए, नंदी है, न्याय और सत्य का मार्ग नहीं हटना है। आप ये दो मार्ग अगर लिए रहिए तो बाकी तीसरे मार्ग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दंड का प्रावधान सत्ताधीश को भी होगा ना? अभी आ रहे हैं जी। दंड जब देता है राजर्षि, पुजारी या जो भी है वो देता है राजा को, तो जब राजा को देता है तो वो ये बताता है आपको ईश्वरीय ताकत दी गई है, आप किसी को भी दंड दे सकते हैं, लेकिन सत्य से अलग नहीं हटेंगे, न्याय से अलग हटे नहीं हटेंगे। लेकिन इसी जगह जैसे ही दंड लेने के बाद राजा या मोदी जी झुक के जब चीफ प्रीस्ट को, मुख्य पुजारी का पैर छूते हैं, तो वो पीठ थपथपाता है मोर के पंख से। उसका सिंबोलिज्म ये है, कभी मत भूलना ये जो दंड तुम्हारे हाथ में है, कभी भी सत्ता के गुरूर में, किसी तरह के कंसीडर में न्याय और सत्य से हटे तो यही दंड तुम्हारी पीठ पर पड़ेगा। यही दंड तुम्हें और तुम्हारे पूरे स्मृतियों में, न केवल राजा, तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा। तो इतना ज्यादा इसके साथ सैक्रेडनेस और ताकत अटैच की गई थी। नई संसद की इमारत और उस नई संसद की इमारत में इस राजदंड की स्थापना, क्या माना जाए कि एक नई बिल्डिंग में पुरानी परंपरा का शुरू होना एक नए दिशा में हमें अग्रसर करेगा, नई दिशा में हमें ले जाएगा? हमें हमेशा ये लगा है कि हम आगे की दिशा में सबसे अच्छा तब बढ़ते हैं जब हमारी परंपराएं, हमारी विरासत हमारे साथ हो। इसको मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूं। बहुत अंधेरी रात में अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, सामने से एक कार आ जाए, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन वहीं उसी अंधेरी रात में आपके पीछे से कोई कार हो, मीलों रास्ता साफ दिखाई देता है। आपकी विरासत, आपका इतिहास, आपकी चीजें वही हैं जो पीछे से पड़ता हुआ प्रकाश है, लिहाजा आप बहुत दूर तक दिखा सकते हैं। दंड वहां स्थापित किया गया है, किसी न किसी को बराबर तो याद आता रहेगा कि हम क्या बोलें, बायकॉट करें कि न करें। दंड ईश्वर देख रहे हैं हम सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आज क्या है, सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में बोला जाता है जी, कसम खा के बोला जाता है। तो ऐसी चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि हम परंपराओं को अपने साथ लेकर चलें, और परंपराएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा होती हैं। एक तुलना मैं यहाँ पे आपसे ये भी चाहूंगा, उस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये जो राजदंड की परंपरा है, ये सार्वभौमिक तौर पर हिंदुस्तान में देखी गई है, उत्तर में भी देखी गई, दक्षिण में भी देखी गई, लेकिन कालांतर में क्या वजह है कि इस परंपरा का निर्वहन कहते हैं कि दक्षिण में भी हो रहा है, वहाँ के मंदिरों में किया जाता है, वहाँ पे उत्सवों के मौके पर किया जाता है, जो प्रतीक तौर पर निकलती हैं झांकियां, उनमें इसका जो है पब्लिकली इनका वो शो ऑफ होता है, पब्लिकली इनको दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे इस नॉर्थ साइड में, नॉर्थ के मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। देखिए, दो बातें समझ लीजिए। आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि जो राजदंड है इसकी परंपरा सार्वभौमिक है। बहुत पीछे नहीं जाएंगे, अभी हाल में ही प्रिंस चार्ल्स का हुआ है कोरोनेशन। आपने देखा कि बिशप, कैंटरबरी के बिशप ने
उन्होंने एक राजदंड दिया। वो राजदंड इसी तरह का है और बहुत छोटे स्तर पे आपको हम बता रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। एक परंपरा घरों से भी चली आ रही है। जी जी। ये छोटा सा सवाल का थोड़ा और आंसर आप देते हैं। अगर ये भी तर्क दिए जाते हैं कि क्या ये प्रजातंत्र का या राजतंत्र का प्रतीक है, ये राजदंड, और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, ये भी तर्क दिए जाते हैं? अभी आ जाते हैं, इसको ले लेते हैं। एक परंपरा बहुत छोटी चलती है वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में, रस्म पगड़ी। जी जी जी। रस्म पगड़ी क्या चीज है? किसी एक जो हेड ऑफ फैमिली है उसके जाने के बाद अपने आप कोई दूसरा नहीं बनता था। आप किसी न किसी को पगड़ी बना के पूरे समाज को बताना चाहते हैं कि अब ये है। आपने बिल्कुल कहा कि ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है। प्रश्न राजतंत्र और लोकतंत्र का नहीं है, प्रश्न सत्य और न्याय की है। क्या राजतंत्र में सत्य और न्याय की परिभाषा बदलेगी और लोकतंत्र में अलग होगी? ना जी। कुछ शाश्वत सत्य होते हैं जिनका निर्वहन हम चाहे प्रजातंत्र में रहें, चाहे राजतंत्र में रहें, चाहे कुलीन तंत्र में रहें, शाश्वत सत्य नहीं बदलते। और राजदंड वो शाश्वत सत्य का प्रतीक है, वो न्याय का प्रतीक है। जी। तो चाहे वो प्रिंस चार्ल्स रहे हो, चाहे जॉर्ज पंचम रहे हो, चाहे मोदी जी रहे हो, और चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, जी जी। सत्य और न्याय का पालन तो सबको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मक्खनलाल जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारा खास मेहमान मक्खन जी का बहुत शुक्रिया, अनंत जी आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।